Good morning, students. In our last class, we have discussed the sex determination, right? That when the X chromosome of father fuse with the X chromosome of mother, then a girl child will be born. And when the Y chromosome of father fuse with the X chromosome of mother, then the male child will be born. That thing we have already discussed in our last class. Now we are going to read the content given in the paragraph. We have discussed the idea that the two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो दो सेक्स इन्वॉल्व होते हैं दैट both the sexes must be opposite to each other, that is one sex should be a male and the other one is the female, right? How is the sex of newborn individual determined? जो न्यू बेबी बॉर्न हुआ है या होने वाला है उसका सेक्स हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं? डिफरेंट स्पीशीज़ यूज़ वेरी डिफरेंट स्ट्रैटजीज़ फॉर दिस. अलग अलग प्रजातियाँ इस चीज़ के लिए अलग अलग स्ट्रैटजीज़ का यूज़ करती हैं. सम रिलाई एंटायरली ऑन एनवायरमेंटल क्यूज़. कुछ जो हैं वो कम्प्लीटली इन्वायरमेंटल क्यूज़ पे डिपेंड करती हैं. दस in some animals the temperature at which fertilized eggs are kept determines whether the animal developing in the egg will be male और फीमेल. कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जिसमें अगर आप एग को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते हो हैचिंग के लिए, तो आपने उसको जिस टेम्परेचर पे रखा है उस टेम्परेचर पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि अंदर मेल चाइल्ड बॉर्न होगा या फीमेल, राइट? In other animals, such as snails, individual can change sex, indicating that sex is not genetically determined. स्नेल्स की अगर हम बात करें तो स्नेल्स में जो न्यूबॉर्न स्नेल होता है दैट कैन चेंज इट्स जेंडर, दैट कैन चेंज इट्स सेक्स बाय इट्स ओन, राइट? सो इसका मतलब कि स्नेल्स में जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है. However, in human beings, the sex of the individual is largely genetically determined. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूबॉर्न इंडिविजुअल है उसका सेक्स कम्प्लीटली किस पर डिपेंड करता है? जीन्स पर. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. In other words, the genes inherited from our parents decide whether we will be a boy or a girl. हम बॉय होंगे या गर्ल होंगे, मतलब कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि अपने पेरेंट्स से उसको कौन से जीन्स मिले हैं और वी कैन से अपने फादर से उसको कौन से जीन्स मिले हैं. बट सो फार वी हैव एज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. हमने पढ़ा था कि जो जीन्स होते हैं वो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर, दैट इज़ वन जीन वी टेक फ्रॉम अवर फादर एंड द वन फ्रॉम अवर मदर, राइट? इफ़ दैट इज़ द केस हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स? लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि हमको हमारे पेरेंट्स से सिमिलर जीन सेट्स मिलते हैं, राइट? तो उस केस में हमारा सेक्स कैसे डिटरमाइन हो सकता है? जीन्स की हेल्प से. सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं मेल और फीमेल में, बट एक क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में. मेल में वो होता है XY क्रोमोसोम्स और फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम, राइट? और इसीलिए जो हमारा जेंडर है वो डिपेंड करता है कि हमने हमारे न्यूबॉर्न बेबी में फादर से X क्रोमोसोम आया है या Y क्रोमोसोम. द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल द human chromosomes are not paired. Most human chromosomes have a maternal and paternal copy and we have 22 such pairs. हमारे पास जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक एक सेट हमको हमारे फादर और मदर से मिलता है, बट वन पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम
is odd in not always being a perfect pair. तो 22 क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में होते हैं, लेकिन एक पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो पेयर परफेक्ट पेयर में नहीं होता है. Women have perfect pair of sex chromosome both called X. Women में जो है दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, दैट इज XX. लेकिन मैन में मिसमैच पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज वन इज अ नॉर्मल साइज X while the other another one is a short one called Y. मेल में मिसमैच क्रोमोसोम्स होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है एक्स क्रोमोसोम, लेकिन दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द वाई क्रोमोसोम. सो women आर XX while men are XY. Now, can we work out what the inheritance pattern of X and Y will be? नाउ अब ये समझते हैं कि एक्स और वाई का इनहेरिटेंस कैसे होगा, मतलब कैसे जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंटल जनरेशन से न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे और इनहेरिट होंगे. एज फिगर 9.6 शोज हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज़ एंड हाफ विल बी द गर्ल. फिगर हमको ये शो कर रहा है कि हाफ चिल्ड्रन जो हैं वो बॉय होना चाहिए और हाफ जो है वो गर्ल होना चाहिए. ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉय और अ गर्ल. तो मदर के पास दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम हैं, तो ऑब्वियसली जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो मदर से एक्स क्रोमोसोम ही लेगा. Thus, the sex of the children will be determined by what they inherited from their father. इसीलिए किसी भी चिल्ड्रन का सेक्स किस पे डिपेंड करता है कि उसने अपने फादर से कौन सा क्रोमोसोम लिया है, राइट. मदर से तो एक्स क्रोमोसोम ही लेगा क्योंकि मदर में दोनों क्रोमोसोम सेक्स हैं, लेकिन अगर कोई चिल्ड्रन फादर से एक्स क्रोमोसोम लेता है तो दैट चाइल्ड विल बी अ गर्ल चाइल्ड, एंड अगर वो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम लेता है तो दैट child will be a male child. A child who inherits an X chromosome from her father will be a girl, and one who inherits Y chromosome from him will be a boy. Right? That's the same thing as I have just told you. X chromosome है तो girl और Y chromosome है तो boy. In this way, we can determine the sex of an individual, the sex of a newborn baby, with the help of the chromosomes that it has inherited from its parental generation. Right? Now, the next topic that we are going to study is evolution. Now, what do we mean by the term evolution? Let us see that. We have noted that there is an inbuilt tendency to variation during reproduction. हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ वेरिएशंस डेफिनेटली आते ही हैं, बोथ बिकॉज ऑफ एरर्स इन डीएनए कॉपिंग. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएनए कॉपी होने में कभी कभी कुछ एरर्स आ जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो डीएनए कॉपिंग है उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिसके कारण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस डेफिनेटली आते हैं. लेट अस नाउ लुक एट सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस टेंडेंसी. अब हम समझते हैं कि इस टेंडेंसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, राइट. फर्स्ट वन इज एन इलिस्ट्रेशन. Consider a group of 12 red beetles. They live, let us assume, in some bushes with green leaves. हमने मान लिया कि 12 रेड बीटल्स हैं और वो रहते हैं ग्रीन लिव बुशेस के बीच में वो रहते हैं. देयर पॉपुलेशन विल ग्रो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उनकी पॉपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करेगी? ग्रो करेगी, एंड देयरफॉर कैन जनरेट वेरिएशंस. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चूँकि उनकी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, तो उसमें ऑब्वियसली वेरिएशंस भी आएंगे बिकॉज ऑफ द एरर्स इन द डीएनए कॉपिंग. Let us imagine also that the crows eat these beetles. हम ये भी मान लेते हैं कि जो
क्रो हैं, क्रो मीन्स कौवे, जो क्रोज होते हैं उन्होंने इन बीटल्स को खा लिया। द मोर बीटल्स द क्रो ईट, द फ्यूअर बीटल्स आर अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस। और अगर ज़्यादातर बीटल्स क्रोस खा जाएंगे तो बहुत कम बीटल्स बचेंगे फॉर द रिप्रोडक्शन। नाउ लेट अस थिंक अबाउट सम डिफरेंट सिचुएशन। अब हम अलग अलग सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जो कि इन फिगर में हमको एक्सप्रेस की गई हैं, दैट कैन डेवलप इन दिस बीटल पॉपुलेशन। तो अब क्या क्या हो सकता है इन बीटल्स पॉपुलेशन में वो हम समझते हैं। इन द फर्स्ट सिचुएशन, a color variation arises during reproduction so that there is one beetle that is green in color instead of red. फर्स्ट जनरेशन में क्या हो सकता है कि कलर वेरिएशन आ जाए, बाकी सारे बीटल्स जो हैं वो रेड कलर के हों लेकिन केवल एक बीटल जो है वो ग्रीन कलर का हो जाए। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि बीटल में कलर वेरिएशन आ जाए। दिस बीटल मोर एवर कैन पास द कलर ऑन टू इट्स प्रोजीनी। और ये वाला जो बीटल है ये अपना कलर अपने आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन करेगा। तो अब जो नेक्स्ट प्रोजीनी आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसमें नंबर ऑफ ग्रीन बीटल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, बिकॉज इसने अपने जो कैरेक्टर्स हैं उसको आगे इनहेरिट किया है इन द नेक्स्ट प्रोजीनी और इन द नेक्स्ट जनरेशन। दिस बीटल मोर एवर कैन पास द कलर ऑन टू इट्स प्रोजीनी सो दैट ऑल इट्स प्रोजीनी बीटल्स आर ग्रीन। तो इसके जितने भी प्रोजीनी बीटल्स होंगे वो कैसे होंगे, ग्रीन होंगे, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, इन द सेकेंड डायग्राम हियर, राइट। नाउ crows cannot see green colored beetles on the green leaves of the bushes and therefore cannot eat them. अब क्या होगा कि जो ग्रीन कलर के बीटल्स हैं वो ग्रीन कलर की लीव्स पर हैं, तो क्रो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्रो उनको पहचान नहीं पाएंगे और उनको नहीं खा पाएंगे। वॉट हैपन्स देन, अब क्या होगा, द प्रोजीनी ऑफ ग्रीन बीटल्स इज नॉट ईटन। जो ग्रीन बीटल्स होंगे उनकी प्रोजीनी क्रोस के द्वारा नहीं खाई जाएगी और वो बच जाएंगे। वाइल द प्रोजीनी ऑफ रेड बीटल्स कंटिन्यूज टू बी ईटन, जबकि रेड बीटल्स की जो प्रोजीनी है उसको क्रोस जो है वो कंज्यूम करते रहेंगे। एज अ रिजल्ट देर आर मोर एंड मोर ग्रीन बीटल्स देन रेड वंस इन द बीटल पॉपुलेशन। और उस केस में क्या होगा कि ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द रेड बीटल्स, एज वी कैन सी हियर। और एक टाइम के बाद रेड बीटल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और केवल ग्रीन बीटल्स बचेंगे। There will be more and more green beetles than red ones in the beetle population. In the second situation, again a color variation arises during the reproduction, but now it results in the beetle that is blue in color instead of red. अब हमने मान लिया कि एक और कलर वेरिएशन आ गया, सारे बीटल्स पहले ग्रीन कलर के थे, अब कलर वेरिएशन आ गया और एक बीटल जो है वो ब्लू कलर का हो गया, राइट। ग्रीन नहीं होते हुए ब्लू कलर का हो गया। तो अब उस केस में क्या होगा, लेट अस सी दिस बीटल कैन ऑल्सो पास द कलर टू इट्स प्रोजीनी। अब ये जो ब्लू कलर है वो भी अपनी नेक्स्ट प्रोजीनी में अपने कलर को पास ऑन करेगा और जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें नंबर ऑफ ब्लू कलर्स ज़्यादा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, सो दैट ऑल इट्स प्रोजीनी बीटल्स आर ब्लू। और इससे होने वाले जितने भी बीटल्स होंगे वो कैसे होंगे, ब्लू कलर के। Crows can see blue colored beetles in the green leaves of the bushes as well. They can see the red ones and therefore can eat them. अब क्या होगा कि क्रोज जो हैं उनको रेड कलर के बीटल्स भी दिखेंगे और ब्लू कलर के बीटल्स भी दिखेंगे ग्रीन लीव्स के ऊपर। पिछले केस में क्या हो रहा था, बीटल्स ग्रीन कलर के थे इसलिए वो बच रहे थे, लेकिन अब वो ब्लू कलर के हैं तो क्रोज उनको कंज्यूम कर सकते हैं। These beetles can also pass the color to its progeny so that all its progeny beetles are blue and therefore can eat them. What happens initially in the population as it expands, there are few blue beetles but most are red. But at this point an elephant comes by and stamps on the bushes
वेयर द बीटल्स लिव। अब क्या हुआ, अब हमने मान लिया कि मान लो वहाँ पर एक एलिफेंट आता है और वो इन उन बुशेस को स्टैम्प कर देता है अपने पैरों से जिन पर ये बीटल्स रहते हैं। दिस किल्ड मोस्ट ऑफ द बीटल्स, जिसके कारण क्या हुआ, ज़्यादातर बीटल्स जो हैं वो मर जाएंगे। बाय चांस अ फ्यू बीटल्स दैट हैव सर्वाइव्ड आर मोस्टली ब्लू। और बाय चांस जो ज़्यादातर बीटल्स जो बचे हैं वो हमने मान लिया कौन से कलर वाले हैं, ब्लू कलर वाले। द बीटल पॉपुलेशन स्लोली एक्सपांड अगेन, बट नाउ द बीटल्स इन द पॉपुलेशन आर मोस्टली ब्लू। अब क्या होगा कि जो बीटल की पॉपुलेशन है वो एक्सपांड करेगी, लेकिन अब ज़्यादातर बीटल्स जो हैं वो कौन से कलर के रहेंगे, ब्लू कलर के। और वी कैन से सारे ही बीटल्स जो हैं वो ब्लू कलर के रहेंगे, क्योंकि अब केवल ब्लू कलर वाले बीटल्स ही बचे हैं आफ्टर द स्टैम्पिंग फ्रॉम द एलिफेंट। It is obvious that in both situations that started out as a rare variation came to be common characteristics in the population। और हम ये देख सकते हैं कि ये इतने बड़े बड़े जो चेंजेस आए, पहली जनरेशन में सारे केवल ग्रीन बीटल्स बचे, दूसरी जनरेशन में केवल सारे ब्लू बीटल्स बचे। तो ये सारे वेरिएशन जो आए ये केवल एक सिंगल वेरिएशन से आए थे, राइट। 12 में से अगर केवल एक बीटल का कलर चेंज हुआ तो उसके कारण ये कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ते 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 ये सिचुएशन आ गई कि हमको फाइनल जनरेशन में केवल ग्रीन और ब्लू बीटल्स मिले। इसका मतलब एक सिंगल वेरिएशन के कारण जनरेशन बाय जनरेशन जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते जाते हैं, राइट, that we cannot even think of so easily. In the population as it expands, in other words, the frequency of an inherited traits change over the generation। और हम ये भी कह सकते हैं कि जनरेशन बाय जनरेशन जो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। Since gene control traits, we can say that the frequency of certain genes in a population changed over generations। चूँकि जो फ्रीक्वेंसी है जीन्स की इन द पॉपुलेशन चेंज ओवर द जनरेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि जनरेशन बाय जनरेशन जो जीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, राइट। दिस इज़ द एसेंस ऑफ द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। और इसी के कारण एवोल्यूशन जो है वो होता है। But there are interesting differences too in the two situations। In the first case, the variation become common because it gave a survival advantage। इन दोनों ही केसेस जो हमने कंसिडर किए, दोनों केसेस में बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। पहले केस में जो वेरिएशन है वो बहुत कॉमन है क्योंकि हमने उनको सर्वाइवल एडवांटेज दिया। दूसरे वाले में क्या हो रहा था कि जो एलिफेंट है उसने सारे स्टेम्स को सारे बीटल्स को मार दिया, तो उनको सर्वाइवल का चांस ही नहीं मिला। लेकिन पहले वाले केस में हमने बीटल्स को सर्वाइवल का प्रॉपर चांस दिया है। इन अदर वर्ड्स, इट वॉज नेचुरली सिलेक्टेड। वी कैन सी दैट द नेचुरल सिलेक्शन इज exerted by the crows। तो जो स्टेम्स हैं जो बीटल्स हैं उनका सिलेक्शन जो है वो नेचुरली हुआ है। क्यों नेचुरली हुआ है? क्योंकि क्रोज ने नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से रेड बीटल्स को कंज्यूम किया और ग्रीन बीटल्स को छोड़ दिया। द मोर क्रोज देयर आर, द मोर रेड बीटल्स वुड बी ईटन एंड मोर द प्रपोर्शन ऑफ ग्रीन बीटल्स इन द पॉपुलेशन वुड बी। अब जितने ज़्यादा क्रोज होंगे उतने ज़्यादा रेड बीटल्स कंज्यूम होंगे और उतना ज़्यादा ग्रीन बीटल्स की प्रपोर्शन जो है वो बढ़ेगा। दस नेचुरल सिलेक्शन इज़ डायरेक्टिंग एवोल्यूशन इन द बीटल पॉपुलेशन। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से बीटल की पॉपुलेशन में एवोल्यूशन आया। इट रिजल्ट्स इन द अडाप्टेशन इन द बीटल पॉपुलेशन टू फिट देयर एनवायरनमेंट बेटर। और इसीलिए जो बीटल्स हैं वो अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे टू लिव इन द सिचुएशन वेयर दे आर सपोज टू बी। एज द थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप में वेरिएशंस लाते हैं और इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन।
right? This thing we have already discussed. In the second situation, the color change gave no survival advantage. Instead, it was simply a matter of accidental survival of the beetles of one color that changed the common characteristics of the resultant population. लेकिन सेकंड केस में ऐसा नहीं हुआ. सेकंड केस में हमने उनको नेचुरल सिलेक्शन का एडवांटेज नहीं था, जबकि वो एक बाय चांस सिचुएशन थी कि अगर एलिफेंट ने बीटल पॉपुलेशन को अटैक किया है या उनको स्टैम्पिंग किया है, तो बाय चांस बैटल्स जो हैं वो बचे, बीटल्स जो हैं वो बचे हैं. ऐसा भी हो सकता था कि ब्लू बीटल्स नहीं बचते हुए रेड बीटल्स बच जाते, और उस केस में जो आपको नेक्स्ट जनरेशन है उसमें रेड बीटल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती एज़ कम्पेयर टू द ब्लू बीटल्स, राइट. तो यहाँ पर जो चीज़ हुई है वो बाय चांस हुई है. The elephant would not have caused any major havoc in the beetle population if the beetle population had been very large. Also एक चीज़ हम ये मान लेते हैं, अगर बीटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती तो एलिफेंट जो है वो उनकी पॉपुलेशन में एक मेजर चेंज नहीं कर पाता. So accidents in the small population can change the frequency of some genes in the population. और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन बहुत कम है तो उसके कारण जीन्स की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन इफ दे गिव नो सर्वाइवल एडवांटेज, चाहे आप उनको सर्वाइवल एडवांटेज दो या ना दो. दिस इज़ द नोशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट विच प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी विदाउट एनी अडाप्टेशन. और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि द नोशन ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट विच प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडाप्टेशन, इसका मतलब कि एडाप्टेशन के कारण हमको ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है तो सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, राइट. Now consider a third situation in this. As the beetle population begins to expand, the bushes start suffering from plant diseases. अब थर्ड सिचुएशन हम ये मान लेते हैं कि जब बीटल की पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी तो जो बुशेस हैं उनमें उनको प्लांट डिजीज़ हो जाएगी, राइट. द अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल फॉर द बीटल्स इज़ रिड्यूस्ड. और अब जो बीटल्स हैं उनको कम लीफ मिल पाएगी सो दैट दे कैन कंज्यूम इट, राइट. द बीटल्स आर पुअरली नरिश्ड एज अ रिजल्ट. और जब उनको प्रॉपर लीव्स ही नहीं मिल पाएंगी तो उनको नरिशमेंट भी नहीं मिल पाएगा, और उनको जो नरिशमेंट है वो कम मिलेगा. द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट बीटल डिक्रीजेज फ्रॉम वॉट इट यूज टू बी व्हेन द लीव्स वर प्लेंटिफुल. और अब क्या होगा कि जो बीटल्स हैं उनका एवरेज वेट जो है वो कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उनको लीव्स ही नहीं मिल रही हैं खाने के लिए. बट देर इज़ नो जेनेटिक चेंज अकरिंग. लेकिन वेट कम होने से उनके जीन्स में कोई चेंज नहीं आएगा. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स एंड न्यू बीटल जनरेशन ऑफ सच स्कारसिटी द प्लांट डिजीज इज एलिमिनेटेड. अब क्या होगा, कुछ सालों बाद हमने मान लिया कि नई बीटल जनरेशन आ गई और उस समय तक प्लांट की ये जो डिजीज़ है वो भी ख़त्म हो गई. देर इज़ अ लॉट ऑफ लीफ फूड. और अब उनको प्रॉपर बहुत सारी लीफ मिल पा रही है कंज्यूम करने के लिए. एट दिस टाइम व्हाट वुड वी एक्सपेक्ट द वेट ऑफ द बीटल्स टू बी. और उस समय हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटल्स का वेट. सो एट दैट टाइम जो बीटल्स हैं वो अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल चुके हैं कि उनको अब केवल उतने ही नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है जितना नरिशमेंट उनको पहले मिल रहा था. सो सिंस अब उनको बहुत ज़्यादा लीव भी अगर मिल रही होगी तो वो केवल उतनी ही लीव्स कंज्यूम करेंगे जितनी की उनको रिक्वायरमेंट है या जितनी की वो पहले कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ने अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढाल लिया है, राइट. दे हैव इवॉल्व टू सच अ सर्कमस्टेंसेस. सो इवोल्यूशन का मतलब बेसिकली होता है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर ले ओवर द टाइम फ्रॉम लाइक मैनी जनरेशंस, ये जो इवोल्यूशन है वो होता है. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो पहले प्रिमिटिव मैन थे वो 4 पैरों पे चलते थे, फिर धीरे 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 करके हमें इवोल्यूशन हुआ और अब हम एक 2 पैरों पर चलते हैं. और इस तरीके से हमें बहुत सारे इवोल्यूशंस आए हैं.
और नॉट ओनली इन द ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन सो मैनी एनिमल्स और इन सो मैनी स्पीशीज, जो इवोल्यूशन है वो हमको देखने को मिलता है. ओके, so that's all for today's class, students. In our next class we will start our next topic, that is acquired and inherited traits. Thank you.